महाराष्ट्र के भिवंडी में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। बीजेपी सिर्फ मुगलों के पीछे पड़ी है। ओवैसी ने यह भी कहा कि ये देश न मेरा है न मोदी का, भारत द्रविड़ और आदिवासियों का है। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के भिवंडी में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। मैं सोशल मीडिया पे पढ़ के कह रहा हूं, उसको बुक करो आप। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुल्क की हालात आपको ये बता रहे हैं कि नफरत और बीजेपी और संघ परिवार मिलकर भारत के मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग कर चुके हैं, ऐलान जंग कर चुके हैं और हमारी हर तहजीब की हर निशानी को मिटाना चाहते हैं, हर चीज को मिटा देना चाहते हैं। हलाल गोश्त देश के लिए खतरा, हिजाब देश के लिए खतरा, दाढ़ी देश के लिए खतरा, टोपी देश के लिए खतरा, मस्जिदें देश के लिए खतरा, मस्जिद की मीनारें देश के लिए खतरा, मस्जिद की अज़ान की आवाज देश के लिए खतरा, सब चीज खतरा है देश के लिए। और इस बात में आप देख लो, जब ये बातें हो रही हैं तो क्या कांग्रेस कुछ बोलती, क्या राष्ट्रवादी कुछ बोलती है, क्या शिवसेना कुछ बोलती है, क्या समाजवादी कुछ बोलती है, क्या आम आदमी पार्टी कुछ बोलती है? कोई अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलने वाले कुछ नहीं बोलेंगे। कोई बोलते ताजमहल में मेरे को कोई सोशल मीडिया पे दिखा एक शख्स, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कोई आदमी था, उनका कोई क्यूरेटर दोस्त था, वो उनके साथ ताजमहल को गए, बोले मुझे नीचे जाके 2 कमरे में देखना है। तो उसने सोशल मीडिया पे लिखा कि तुम्हारा फोन डिपॉजिट कर दो, फोन डिपॉजिट कर दिए। उसके बाद नीचे गए तो फिर चेकिंग हुई, फिर वो कमरे के पास ताले पर लगा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंप। बोले नहीं, अंदर नहीं आ सकते आप। अरे बोले भाई, खाली खरीद करके नहीं, देखना भी नहीं, तुम कान लगा के सुन सकते। तो बेचारे कान लगाए तो अंदर से इंसानों की आवाज आ रही थी, अंदर से इंसानों की बड़ी प्यारी आवाज आ रही थी। और वो आवाज क्या बोल रही थी? चौकीदार से पूछो महंगाई इतनी क्यों है। इस पे तो केस नहीं बुक हो सकता ना, जाओ बुक कर लो शाहजहां पे, मुमताज पे, मुझे क्या करना है। नौकरियां नहीं है, कौन जिम्मेदार है इसका, कौन जवाब देगा इसका? हां, मैं मानता हूं कि इन सब की जिम्मेदारी अगर किसी पर है, इन्फ्लेशन बढ़कर है, तो मुगल बादशाह अकबर जिम्मेदार है। नौजवानों में, युवाओं में बेरोजगारी है, तो ताजमहल बनाने वाले शाहजहां की जिम्मेदारी है। पेट्रोल डीजल बढ़ गया, औरंगजेब जिम्मेदार है, मोदी जी नहीं है जिम्मेदार, ये लोग करके गए, इसीलिए पेट्रोल आज तक बढ़ रहा है। सरकार आपकी है, मैं खुद कह रहा हूं ना, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां सब जिम्मेदार हैं, मोदी जी नहीं है जिम्मेदार। ये जो अशोका का पोता था, पुष्यमित्रा सिंघा कौन थे? अशोका के पोतरे को किसने मारा? और यही शख्स ने 40,000 बुद्धिस्ट इबादतगाहों को निस्तो नाबूद कर दिया। चलो बोलो, इस पे झूठ है क्या? बोलो, इस पे झूठ है क्या? कौन था पुष्यमित्रा सिंघा, बताओ। नहीं बोलेंगे। अब जब सुनेंगे तो खामोश हो जाएंगे। अशोका के पोते को हराने वाला कौन था, नाम बोलो। नहीं बोलेंगे। ये आपको समझना है। अब बात करे कि बोलेंगे इन्हों करे। अच्छा फिर क्या जेन्स का इख्तिदार नहीं था भारत में?
कि शैवाइट्स और विष्णुवाइट्स में तसादुम नहीं हुआ? क्या तुम तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हो? अरे उन जाहिलों के सामने अपनी जहालत दिखाना, असदुद्दीन ओवैसी के सामने जहालत मत दिखाओ, तुमको आईना दिखा दूंगा मैं, याद रखो। बोलेंगे तुम लोग मंदिरों को तोड़ दिए, तो क्या स्वामी विवेकानंदा ने अपनी किताब में नहीं लिखा कि जगन्नाथ की मंदिर बुद्धिस्ट इबादत गाह पर बनाई गई? बोलो मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, बोलो। ओवैसी को जान की धमकी देना, ओवैसी को गाली देना, दिन रात मेरे नाम का वजीफा पढ़ना, मैं जो मसाइल को आज उठा रहा हूं, तुम जवाब दो उसका। अगर तुम 700-600 साल की तारीख की बात करोगे, मैं 65,000 साल की तारीख की बात करने को तैयार हूं। आओ बैठेंगे, बात करेंगे। अब बोल रहे हैं ताजमहल के नीचे, उसके तहखाने में क्या है देखेंगे। अब तो बोल रहे कि आगरा के किले में जो मस्जिद है उसके नीचे खोदेंगे। मेरे को लगता है बीजेपी आरएसएस वाले, जरा कान खोल के सुनो आप, किसी को बोलना नहीं बात मेरी, किसी को नहीं बोलेंगे ना आप, ना नहीं बोलना, नहीं तो कट्टी हो जाएंगे। अपनी दोस्ती बरकरार रहे। तो इसलिए खोद रहे वो लोग कि देश के प्रधानमंत्री की डिग्री तलाश कर रहे, कहां है, कहां है, कहां है। नरेंद्र मोदी की एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मगर देश के प्रधानमंत्री की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मिलती नहीं है। तो शायद प्यारे बोल रहे मस्जिद के बहाने डिग्री मिल जाएगी, मस्जिद तो नहीं मिलेगी। क्या बात है बताइए आप, ये जोक है, सीरियस मत ले लीजिए। देश के प्रधानमंत्री भी मन की बात में बोलते, जरा ह्यूमर होना चाहिए। तो वैसे खुद ही मुस्लिम जमात के लोगों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल यूपी के देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद की कल 2 दिन की अहम बैठक हुई, जहां मौलाना मदनी भावुक हो गए, लेकिन ओवैसी पर निशाना साधना नहीं भूले। तुम हमारे बड़ों को गालियां दोगे, बेइज्जत करोगे, तो हम तुम्हारे बड़ों को बेइज्जत करेंगे, गालियां देंगे। ये हर आदमी कर सकता है, लेकिन मुसलमान नहीं कर सकता। अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है, अजनबी बना दिया। अखंड भारत बनाने की बात करते हैं और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मदनी मंच पर आए तो बोलते बोलते भावुक हो गए। भरा रहता था घर जिनसे, वो याद आते हैं घर वाले, जो घर को घर गए खाली, वो मेहमान याद आते हैं। तो मैं अपने दिल में सोच रहा था कि बज़ाहिर जिसका कोई सहारा नहीं, उसको जितनी मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल तो हमें है। ये तो हमारा जिगर जानता है कि हमारी क्या मुश्किल है, किसी और को क्या समझ में आएगा। मौलाना मदनी बहुत दिनों बाद मीडिया में नजर आए। देश में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच भी मौलाना मदनी ने 18 मई को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मुस्लिम समुदाय से अपील की थी कि वो ज्ञानवापी जैसे मुद्दों को सड़क पर न लाएं और सभी तरह के सार्वजनिक प्रदर्शनों से बचें। जब मदनी मंच पर आए तो मंदिर मस्जिद मुद्दे पर भी बोले, देश के हालात पर भी बोले। जरूरत पड़ेगी तो दारो रस्म को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, और ये किसी और के फैसले से नहीं होगा। और जमात के फैसले के बाद कदम पीछे नहीं हटेगा। उनका भी एक वक्त आएगा, इंसानों का भी एक वक्त आएगा, जाना ही पड़ेगा। जात सिर्फ अल्लाह की बाकी रहेगी। ज्ञानवापी मामले पर लगातार बयानबाजी कर रहे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का मदनी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में उनके खिलाफ मोर्चा जरूर खोला। तो वो बहुत छोटी अकलियत थे, आज वो जरा ज्यादा नजर आ रहे हैं, विजिबल हो गए। और अगर हमने उन्हीं के लबो लहजे में जवाब देना शुरू किया तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। नफरत का बाजार सजाने वाले, नफरतों की दुकान खोलने वाले लोग मुल्क दुश्मन और गद्दार हैं। वो मुल्क दुश्मनों के एजेंट हैं।
यूपी के देवबंद में देश के मुसलमानों के बड़े मुद्दों पर शुरू हुए जमीयत उलेमा हिंद के सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। जानकारी के मुताबिक आज ज्ञानवापी मस्जिद समेत सभी मंदिर मस्जिद विवाद पर बड़े फैसले लिए जाएंगे। सरकार को की एक जिम्मेदारी होती है, वो ये है कि टकराव को मिनिमाइज किया जाए। ऐसा महसूस होता है कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं की। जमीयत उलेमा हिंद के सम्मेलन के पहले दिन देश के मुसलमानों की परेशानी का ठीकरा सरकारों पर फोड़ दिया गया। सरकार को की एक जिम्मेदारी होती है, वो ये है कि टकराव को मिनिमाइज किया जाए। लेकिन दूसरे दिन यानी आज उन विवादों पर फैसला होना है जो मंदिर मस्जिद से जुड़े हैं। जानकारी के मुताबिक आज ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद पर जमीयत का रुख क्या रहेगा, इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा मथुरा की ईदगाह वाली मस्जिद पर भी चर्चा हो सकती है। इन 2 दिनों में कई सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है। क्या खास मुद्दे रहेंगे, इस बारे में बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से ये पूरा चलेगा? देखिए, हमारे देश में इस वक्त जो इश्यूज इम्पोर्टेंट हैं उसमें सबसे बड़ा इशू तो आपस में नफरत और अदावत का है। तो उसके अलावा जैसे आजकल ये ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा ईदगाह, तमाम और दूसरी इबादत गाहें हैं, उनको लेकर के जो विवाद हो रहा है उसके बारे में। इसी तरीके से हमारे कुछ पॉजिटिव प्रोग्राम्स हैं जो हम मुल्क को देना चाहते हैं कि इन हालात का हम लोग कैसे मुकाबला करें, पूरे देश के लिए गाइडलाइन है, वो इसमें होगा। जमीयत उलेमा हिंद, जिसका इस्लामिक शिक्षा के बड़े केंद्र के तौर पर पूरी दुनिया में नाम है, इसलिए जमीयत के आज के फैसले पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। क्योंकि इस सम्मेलन में 25 राज्यों के 5000 मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं और हर संगठन की देश के अलग अलग हिस्सों में खास अहमियत है। इसके अलावा 5000 मुस्लिम बुद्धिजीवी भी इस सम्मेलन में आए हैं। इसके साथ ही जमीयत ने सम्मेलन के पहले दिन देश भर में 1000 सद्भावना संसद के आयोजन का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक नया ही रूप देखने को मिला है। आगरा में आयोजित हुनर हाट के मंच पर मेघवाल ने भजन गाकर लोगों को चौंका दिया। मंच पर बैठकर भजन गा रहे शख्स कोई गायक नहीं बल्कि केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। अर्जुन राम मेघवाल ने जब सुर और भाव विभोर होकर भजन गाया तो वहां मौजूद हर शख्स मंत्रमुग्ध हो गया। मौका था यूपी के आगरा में आयोजित 41वें हुनर हाट कार्यक्रम का, जहां सांस्कृतिक संध्या और संगीत कार्यक्रम में भाग ले रहे राजस्थानी गायक पद्मश्री अनवर खान मांगणियार के साथ अर्जुन राम मेघवाल ने मंच पर भजन गाया। हुनर हाट में मंत्री जी ने जब अपना हुनर दिखाया तो वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसे जनता भी खूब पसंद कर रही है। सामना में शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोला है। सामना में कहा गया है कि बीजेपी को सिर्फ एक समुदाय, एक धर्म का ही बलिदान दिखाई देता है, ये राष्ट्रीय एकता का लक्ष्य नहीं है। सामना में लिखा गया है कि औरंगजेब की कब्र का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने खोदकर निकाला है। ज्ञानवापी से लेकर आगरा तक नया विवाद शुरू कर दिया गया है। यही नहीं, सामना में पीएम मोदी पर भी हमला बोला गया है और कहा गया है कि देश की राजनीति अलग दिशा में भटक रही है। देश की नई पीढ़ी किस दिशा में जा रही है, दुनिया का मार्गदर्शन करने वाले पीएम मोदी के मौन पर आश्चर्य होता है। यही नहीं, सामना में ये भी लिखा है कि राज्य को अशांत करने की केंद्र कोशिश कर रहा है। ऐसे में ये देश कैसे बचेगा? तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सामना में शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोला है और सामना में कहा गया है कि बीजेपी को सिर्फ एक समुदाय, एक धर्म का ही बलिदान दिखाई देता है।
AIMI प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के भिवंडी में हुए एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया गया है। हमारी हर तहजीब की हर निशानी को मिटाना चाहते हैं, हर चीज को मिटा देना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के सामने जहालत मत दिखाओ, तुमको आईना दिखा दूंगा मैं, याद रखो। ओवैसी ने महाराष्ट्र के भिवंडी में बीजेपी से सियासी अदावत की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी और आरएसएस ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। मुल्क की हालात आपको ये बता रहे हैं कि नफरत और बीजेपी और संघ परिवार मिलकर भारत के मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग कर चुके हैं। ओवैसी यही नहीं रुके, भीड़ की नब्ज टटोलते हुए उन्होंने हर उस मुद्दे पर लोगों को भड़काने की कोशिश की जो मुसलमानों के दिलों के बेहद करीब है। आपकी खामोशी मुझे शिकवा इन तमाम पार्टी से नहीं है, मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं। मैं आपके सामने अपना दर्द बयान कर रहा हूं। मैं अपनों के दरमियान में खड़े होकर आपसे भीख मांग रहा हूं। मुझे उनसे उम्मीद नहीं है, मुझे आपसे उम्मीद है। ओवैसी ने अयोध्या के गड़े मुद्दे को भी हवा दी। इतना ही नहीं, ज्ञानवापी, मथुरा और लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के बहाने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। अच्छा, अब हैरत की बात यह है कि जब मैं ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कहा कि बाबरी मस्जिद की तरह इसको छीनने की कोशिश की जा रही है, तो सोशल मीडिया पर संघ परिवार के लोगों ने कह दिया, ए ओवैसी तो इसके पूर्वज ब्राह्मण थे। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को भी निशाने पर लिया और मुसलमानों से सियासी ताकत को मजबूत करने की अपील की ताकि सरकारें उनकी बात को तरजीह दें। वहीं AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के दिए भड़काऊ बयान पर सियासी घमासान भी अब शुरू हो गया है। बीजेपी और शिवसेना ने उनके बयान पर पलटवार किया है। ओवैसी के बयान से तिलमिलाई शिवसेना ने बिना वक्त गंवाए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत पड़ती है, वहां ओवैसी चले जाते हैं। बीजेपी ने भी ओवैसी के आक्रमण पर पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। असदुद्दीन ओवैसी पगला गया है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको तो देश के बाहर निकाल देना चाहिए। ये सियासी बवाल ओवैसी के उन बयानों के बाद शुरू हुआ जिनमें उन्होंने उद्धव सरकार और बीजेपी दोनों को मुस्लिम विरोधी करार दिया। जब ये बातें हो रही हैं तो क्या कांग्रेस कुछ बोलती, क्या राष्ट्रवादी कुछ बोलती है, क्या शिवसेना कुछ बोलती है, क्या समाजवादी कुछ बोलती है, क्या आम आदमी पार्टी कुछ बोलती है? कोई अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलने वाले कुछ नहीं बोलेंगे। इसी बयान पर देश की सियासत गर्मा गई और ओवैसी पर चौतरफा हमला शुरू हो गया। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से विनय कटियार ने मोर्चा संभाला। मुसलमान तो नमाज पढ़ता ही था, औरंगजेब ने ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा था, तो ऐसी स्थिति में तो वहाँ पर अब मुसलमानों को प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी पगला गया है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको तो देश के बाहर निकाल देना चाहिए। इसके बाद ओवैसी के हमले से गुस्साई शिवसेना भी सामने आई और ओवैसी पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा दिया। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत पड़ती है, वहां ओवैसी चले जाते हैं। ये उनका इतिहास है। तो अब भिवंडी में भी उनको बुलाया गया है, लगता है मुझे, ओवैसी हो या और कोई हो। अगर कोई हमारे राज्य में जहर फैलाने का काम करेगा तो भिवंडी के जो मुस्लिम भाई है वो ओवैसी को समर्थन नहीं देंगे। ओवैसी ने महाराष्ट्र के भिवंडी की सभा से प्रधानमंत्री मोदी से बीजेपी नेताओं के मुस्लिम विरोधी बयान को रोकने की अपील की। जमानत पर रिहा होने के बाद नवनीत राणा पहली बार अमरावती पहुंची तो राणा दंपति को दूध से स्नान करवाया गया। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जमानत मिलने के बाद पहली बार अपने गृहनगर यानी अमरावती पहुंचे, जहां उनको दूध से स्नान करवाया गया। हम आपको राणा दंपति के दूध से स्नान कराने की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। तो जमानत मिलने के बाद पहली बार अपने घर अमरावती पहुंचे राणा दंपति और घर पहुंचते ही वहां राणा दंपति को दूध से स्नान कराया गया।
तस्वीरें इस वक्त महाराष्ट्र के अमरावती से आपके सामने। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जब कल अपने घर अमरावती पहुंचने से पहले नागपुर में राणा दंपति ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, और दूसरी तस्वीर में जब घर अमरावती पहुंच गए राणा दंपति तो लोगों ने उनका स्वागत किया, साथ ही दूध से राणा दंपति का स्नान कराया गया। ताजा जानकारी के लिए आपको सीधा रजत के पास लेकर चलते हैं। रजत, दूध से स्नान की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और खबर पर क्या अपडेट, कल किस तरीके से स्वागत किया गया? राणा दंपति कल जब नागपुर पहुंचे थे उसके बाद उन्होंने रामनगर स्थित मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया था। उसके बाद सड़क मार्ग से वे अमरावती के लिए रवाना हुए। जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत किया गया। अमरावती शहर में तो हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। अनेक जगहों पर राणा दंपति ने लोगों के साथ सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। देर रात करीब 11 बजे जब वे दोनों अपने घर पहुंचे, वहां पर भी कार्यकर्ताओं ने और परिवार ने उनका स्वागत किया, और उसके बाद पारंपरिक तरीके से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दोनों का दुग्धाभिषेक किया गया। पहले कार्यक्रम में यह दुग्धाभिषेक जो है वो नहीं था, लेकिन कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का स्वागत अभिनव तरीके से करने के लिए इस दुग्धाभिषेक का आयोजन किया था, और करीब रात 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच यह कार्यक्रम उनके घर पर चला। जी रजत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अमरावती से ये तस्वीरें आपके सामने, जब राणा दंपति अपने घर यानी अमरावती कल जमानत मिलने के बाद पहली बार पहुंचे तो कुछ इस तरीके से राणा दंपति का स्वागत किया गया। तो ये तस्वीरें अमरावती से आपके सामने, और ये दो तस्वीरें आपके सामने बहुत अहम, कल की ही ये दोनों तस्वीरें हैं जब घर अमरावती पहुंचने से पहले राणा दंपति ने नागपुर में चालीसा पाठ किया, और घर पहुंचने के बाद दूध से राणा दंपति का स्नान कराया गया। तो अमरावती से पहले नवनीत राणा और रवि राणा नागपुर पहुंचे और वहां राम मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। नागपुर के श्री राम मंदिर में राणा दंपति ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। जेल से छूटने के बाद सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा आज पहली बार अपने चुनाव क्षेत्र अमरावती के लिए रवाना हुए। नागपुर में रुककर राणा दंपति ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, और एक बार फिर नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे की सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज मुझे लगता है कि आज हम 35-36 दिन के बाद महाराष्ट्र में वापस आए हैं, विदर्भ में वापस आए हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि संकट मोचन का इतना विरोध क्यों महाराष्ट्र में, हनुमान जी का और राम जी का इतना विरोध महाराष्ट्र में किस कारण कर रहे हैं, ये समझने के लिए जगह नहीं छोड़ी है। क्योंकि दिल्ली में हमने रैली निकाली, हमने आरती की, हनुमान चालीसा पढ़ा, वहाँ पे सिक्योरिटी भी दी गई, सिक्योर भी किया गया, और राम भक्त भी साथ में सब आए। सिर्फ महाराष्ट्र में ही क्यों संकट मोचन जी का और राम जी का इतना अपमान क्यों? नागपुर के श्री राम मंदिर में ही नवनीत राणा से पहले एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया। अमरावती पहुंचने पर राणा दंपति के समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। सबसे पहले हनुमान प्रतिमा पर नवनीत राणा और रवि राणा ने माल्यार्पण किया।
हाथ में गदा और भगवा झंडा लहराते हुए राणा दंपति ने अमरावती में समर्थकों का जोश बढ़ाया। अमरावती में समर्थक समेत राणा दंपति हनुमान भक्ति में लीन नजर आए। जाहिर है महाराष्ट्र की राजनीति में हनुमान चालीसा को लेकर छिड़ा घमासान थमा नहीं है। इस मुद्दे पर राणा दंपति अब पूरे विदर्भ क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर केस दर्ज किया गया है। रजा एकेडमी की शिकायत पर मुंबई के पायाधुनी पुलिस स्टेशन में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, नुपुर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी का आरोप लगा है। एफआईआर में आईपीसी की धारा 295A और 153A लगाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन एक मोहतरमा साहिबाने रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनाप शनाप बोल दिया। जान से मारने की धमकियां आई हैं और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं विश्व भर से आ रही हैं। बीजेपी की कद्दावर प्रवक्ता नुपुर शर्मा एक डिबेट शो के बाद कुछ मुस्लिमों के निशाने पर आ गई। आरोप है कि इन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया, जिसके बाद रजा एकेडमी ने मुंबई पुलिस का दरवाजा खटखटा दिया। नुपुर शर्मा के विरोध में शिकायत मिलने के बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई और उनके खिलाफ पायधुनी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया। नुपुर शर्मा पर आईपीसी की धारा 295A यानी जानबूझकर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज हुआ है। यही नहीं, धारा 153A यानी धार्मिक भावना भड़काकर शांति भंग करने का भी नुपुर शर्मा पर आरोप लगाया गया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि डिबेट शो के बाद लगातार उन्हें सोशल मीडिया के जरिए धमकियां मिल रही हैं। जिस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं विश्व भर से आ रही हैं। क्या आ रहा है कि मेरी माता जी का सामूहिक दुष्कर्म हुआ तो मैं पैदा हुई और इसीलिए मेरा और मेरी बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म होना चाहिए। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए नुपुर शर्मा पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी। एक अंग्रेजी टीवी चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन एक मोहतरमा साहिबाने रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनाप शनाप बोल दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं कांग्रेस बोलती इसके ऊपर, इसके खिलाफ? क्यों नहीं राष्ट्रवादी इस पर कुछ बोलती है? इससे पहले नुपुर शर्मा को सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियों के खिलाफ बीजेपी के कई नेताओं ने नाराजगी भी जाहिर की। चलिए बालीगढ़ की खबर का रुख कर लेते हैं। कॉलेज में नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी युवा मोर्चा ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अलीगढ़ के एक कॉलेज का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वहां का एक शिक्षक नमाज पढ़ता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इस पर हिंदू संगठनों ने एतराज किया है। वीडियो श्री वार्ष्णेय कॉलेज का बताया जा रहा है। वीडियो मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने मुस्लिम प्रोफेसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। प्रोफेसर को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि कोई भी कॉलेज कैंपस शिक्षा का मंदिर है। एक संभाव के उद्देश्य से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। यदि कोई प्रोफेसर जैसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कैंपस के अंदर खुलेआम नमाज पढ़ेगा तो निश्चित रूप से माहौल बिगड़ने की प्रबल संभावना है। हमने पुलिस के अधिकारियों को अवगत कराया, एक प्रार्थना पत्र तहरीर के रूप में संबंधित थाना गांधी पार्क को दिया। कॉलेज के छात्रों ने भी नमाज पढ़ने वाले प्रोफेसर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो कॉलेज परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। धार्मिक उन्माद फैलाने का बढ़ावा करने के लिए उन्होंने वो नमाज उस जगह पर पढ़ी और आए दिन लगातार वो इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं, जिसका संज्ञान लेकर कल वीडियो हमारे पास आई तो उसको लेकर हम लोगों ने आज एसओ को एक तहरीर के माध्यम से अवगत कराया है। शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के अलावा किसी भी धार्मिक कार्य की अनुमति नहीं दी जाती है। वीडियो सामने आने के बाद कॉलेज प्राचार्य ने घटना की पूरी जानकारी ली है। मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया गया है। और अब खबर यूपी के बरेली से। यूपी के बरेली में दो भाइयों में संपत्ति का विवाद अब सामुदायिक रंग लेने लग गया है। आलम यह है कि लोगों को पलायन को मजबूर कर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने लग गए हैं। आज जिस तरीके से
एक मकान के सामने कुछ लोग हाथ में पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पोस्टर पर लिखा है, हम पलायन को मजबूर हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे इन लोगों को किसी ने प्रताड़ित किया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हो हल्ला हिंदू कॉलोनी में एक मकान मुस्लिम शख्स के खरीदने की खबर को लेकर खड़ा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये रास्ता और ये मकान गैर समुदाय को न बिके। हमारे यहाँ के जो कार्यक्रम होते हैं, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, यहाँ पे होली भी जलती है, यहाँ पे मंदिर भी हैं और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के उत्सव भी होते हैं। गणेश उत्सव भी होता है जिसमें हमारी बाधा होगी। ये मकान महेश और उनके भाई का है। महेश के भाई ने अपने हिस्से का मकान अच्छा पैसा मिलने की वजह से एक मुस्लिम शख्स को बेचने का फैसला किया और यही बात पड़ोसियों के साथ महेश को नागवार गुजरी। ये लोग अपने हिस्से की जगह को हमारे हिस्से के से लगते हुए मानते हुए इस चीज़ को बेच रहे हैं, जिसके लिए पारिवारिक अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को जो है वो गलत है इस तरीके से ये चीज़। फिलहाल एक पारिवारिक विवाद को सामुदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है और मामला थाने तक जा पहुंचा है। जमीयत उलमाए हिंद ने सम्मेलन के पहले दिन मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई मुद्दों पर प्रस्ताव पास किए। इसमें इस्लामोफोबिया का भी जिक्र किया गया। जमीयत के सम्मेलन के पहले दिन की शुरुआत मुस्लिमों के सामने आने वाली चुनौतियों से हुई, लेकिन शाम होते होते ये मजमा सियासी बयानबाजी से सराबोर हो गया। हम बेफिक्र हो गए कि हमारे लिए इसराह की रुकावटों को हुकूमतों ने बिलजबर अपने कब्जे और तसर्रुफ में ले लिया और मुस्लिमों के मसले पर चल रहे मंथन के बाद सम्मेलन में कई प्रस्ताव पास कर दिए गए। उनमें पहला प्रस्ताव इस्लामोफोबिया की रोकथाम के उपायों पर पास किया गया, जबकि दूसरे प्रस्ताव में देश में धर्म के नाम पर नफरत न फैले इस पर जोर दिया गया। तीसरा प्रस्ताव जमीयत के जरिए शुरू किए सद्भावना मंच को मजबूत करने पर पास किया गया। इस सम्मेलन में जमीयत उलेमा हिंद के दूसरे गुट के प्रमुख और महमूद मदनी के चाचा अरशद मदनी भी शामिल हुए, जिन्होंने नफरत की राजनीति को खत्म करने की अपील की। मुल्क के हालात और सरकारों की खामोशी ये अफसोसनाक है और ये हालत बदलनी चाहिए। मुल्क के जो चिंता करने वाले, फिक्र करने वाले लोग हैं, इस देश के लोग हैं, उन्हें इसको संभालना होगा और मुल्क में ये जो बांटने वाला वातावरण है इसको खत्म करना है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सम्मेलन के आखिरी दिन यानी आज जमीयत देश के मुसलमानों को मौजूदा हालात में क्या संदेश देना चाहती है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।